नेपाल में सत्ता के खिलाफ जेन जी का बवाल। क्या भारत में भी हो सकता है नेपाल वाला हाल? सत्ता को विपक्ष ने नेपाल के नाम पर क्यों डराया? यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का बड़ा खुलासा। नेपाल में मचे बवाल पर एक्स डीजीपी ने क्या कहा? देखिए एनएमएफ न्यूज पर एक्स डीजीपी विक्रम सिंह के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेपाल में जेनजियो ने जो हाल किया नेपाल का, वो सब आपको पता है, लेकिन इसके बाद भारत में क्या इसका असर पड़ने वाला है, इसी विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में विक्रम सिंह जी मौजूद हैं, जो कि पूर्व डीजीपी हैं। इनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि इसका असर भारत में क्या पड़ने वाला है। साथ में यह भी जानूंगा कि कुछ देश के ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे देश के तत्व हैं जो चाहते हैं कि भारत में भी ऐसी हरकत हो। तो इसी विषय बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा, क्या भारत के जो नेंजी हैं वो भी ये इस हरकत के लिए तैयार है? क्या अगर ऐसी नौबत आएगी तो भारत इससे निपटने के लिए तैयार है? इन्हीं विषय में बात करूंगा। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सुमित जी, बड़ी कृपा की दर्शन दिया आपने और बड़े महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या कहना चाहोगे सर कि नेपाल में आप देख रहे हो, नेपाल के बाद अब भारत में क्या लग रहा है कि भारत के जो नेंजी हैं, क्या वो भी अब इससे मोटिवेटेड होकर भारत में ऐसा कुछ कदम उठा सकते हैं क्या? क्योंकि कुछ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ऐसे कदम उठे। नेपाल का एक विशेष स्थान है भारतीय साहित्य में, भारतीय परंपराओं में, और भारतीय एक तरीके से कहा जाए, जैसे हम लोग को व्यंग करता है कि आपके लिए एक ही स्थान विश्व में है, नेपाल। आप समझ सकते हैं क्यों कहते होंगे। और नेपाल का एक विशेष स्थान हम सबके हृदय में है। हम सब नेपाल के समर्थक हैं, नेपाल के शुभचिंतक हैं। नेपाल में जो हुआ वो अवॉइडेबल था। 26 सोशल मीडिया ऐप्स बैन करना दिखाई ये पड़ रहा है। उसको बैन करने के बाद जेन जेड ने एक ऐसा आंदोलन किया जैसा उपद्रव नेपाल ने शायद पहले कभी न देखा हो। जेन जेड क्या होता है? 1997 से 2012 तक पैदा हुए हमारे बच्चे, जिन्होंने सोशल मीडिया, इंटरनेट और मोबाइल फोन ही एक तरीके से उनका प्लेग्राउंड, उनका क्लासरूम, और कोविड ने जो और दुर्दशा की उसको लेकर के उनका एक तरीके से निर्भरता सोशल मीडिया और इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा थी, है और हमेशा रहेगी। वो वास्तविक दुनिया से, जैसे आप भी जेन जेड से बहुत दूर नहीं हैं, लेकिन मैं अगर कहूँ वास्तविक दुनिया से ये बच्चे हमारे काफ़ी दूर हैं। अब आपका जो मौलिक प्रश्न है, क्या भारत में, पहले तो देखिए अंग्रेजी में एक कहावत है, कंपैरिजन शुड बी बिटवीन कंपैरेबल्स। आप जिसका मुकाबला कर सकते हैं उसका मुकाबला। नेपाल हमारा एक तरीके से बड़ा प्रिय है, जहां भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है। प्रत्येक हिंदू का ये एक अभिलाषा होती है कि जीवन में एक बार जा करके उस मंदिर में जाके मत्था टेक करके आए। लेकिन नेपाल में जो हुआ है, नेपाल की साइज 3 करोड़ से कम है और दिल्ली की जनसंख्या 3.25 करोड़ है। आप समझ लीजिए, अब कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि नेपाल की जो उपद्रवी स्थिति थी, है और आज भी है, क्या वो भारत में रिपीट हो सकती है? भारत में अनेकानेक सत्ता परिवर्तन हुए 47 के बाद, लेकिन जनता ने किए हैं, मताधिकार से किए हैं और बिना किसी को एक तमाचा मारे हुए किए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, भारत की अपार जनता लोकतंत्र में विश्वास करती है, संविधान में विश्वास करती है। यहाँ किसी तरीके के, चाहे जेपी आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, सत्ता परिवर्तन केवल लोकतांत्रिक तरीके से हुआ। लेकिन जो आपने कहा कि भारत में आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, आशंकाएं नहीं, हृदय की दबी हुई अभिलाषाएं जो पूरी नहीं हो रही हैं, दबी हुई चिक्कें कि दिल के अरमा आंसुओं में बह के चले जा रहे हैं। युवा थे, अधेड़ हुए, अब बुढ़े हो रहे हैं। और कुर्सी ये है कि जैसे कहा जाता है कि हुल्लड़ मुरादाबादी ने एक शेर कहा था, एक हारे हुए नेता अपनी कुर्सी को देख के बोले, मेरे नसीब में ऐ दोस्त तेरा प्यार नहीं। तो जिन लोगों को ये लग रहा कि कुर्सी अब उनके नसीब और जीवन में कभी मिलने वाली नहीं है, वो ये उनके दिल में अभिलाषा है, ये संभावना नहीं, उनके दिल में अभिलाषा है कि भारत में भी ऐसी कोई दुष्परिणाम, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो, लोग दौड़ाए जाएं, लोग मारे जाएं, लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा जाए। तो पहले तो मौलिक अंतर समझ लीजिए, कौन दौड़े? एक तो ये हो नहीं सकता है, और अगर कोई दौड़ाया जाएगा तो जहां नेपाल में दौड़ाए गए थे वैसे ही अगर दौड़ाया जाएगा तो भारत में अगर ऐसी स्थिति आती है
तो वो दौड़ाए जाएंगे जो वंश परंपरा से चल रहे हैं। दादा भी मुख्यमंत्री, पुत्र भी मुख्यमंत्री, पोता भी मुख्यमंत्री, और उसके अलावा 4 पुश्तों की तैयारी कर ली है ताजपोशी की। वो अपने को सुरक्षित ना माने, दौड़ाए वही जाएंगे। दूसरों को आप जुतिया रहे हैं, दूसरों को लाइचना दे रहे हैं, अपने आप छत पे चढ़ करके अपनी रोल्स रॉयस और लैम्बोर्गिनी और फॉर्च्यूनर दिखा रहे हैं। उसकी कहते हैं कि आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। 500 राज परिवार ऐसे हैं यहाँ पे जिनके प्राइवेट जेट हैं। जैसे आप 2 व्हीलर लेके चलते हैं, वो प्राइवेट जेट लेके चलते हैं। और कहीं कहते हैं चलो भाई कहीं जा चल के पिज्ज़ा खा लें, तो चलो दिल्ली से चल करके मुंबई जा करके पिज्ज़ा खा करके आ जाएं। गोलगप्पा खाना, चलो कोलकाता चल करके गोलगप्पा खा के आ जाएं। तो ये अय्याशी वैसी ही है जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले जो बादशाह की थी और क्वीन एंटोइनेट की थी। तो उनकी जो दुर्दशा हुई वो आप अपने लिए सोच रहे हैं, आज नहीं तो कल। भारत की जनता क्रांति नहीं लाएगी, हमारी कानून व्यवस्था ही पर्याप्त है कि आपके नाजायज वैभव संपदा को मटिया मेट करने के लिए। तो आपके लिए तो खतरे की घंटी है और लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन आपके मन में जो वलवले, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, आपकी चूंकि इच्छाएं पूरी न हुई हैं और न होने वाली हैं, निकट भविष्य में मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है कि सत्ता लोलुप और जो वंशधारी राजनीतिक लोग हैं उनको कोई भी इंद्रधनुष क्षितिज में मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। उनको दिखाई पड़ रहा है तो वो इंद्रधनुष उनको मुबारक हो। परंतु जो जनता है आज की पारखी है। आपने जेन जेड की बात की, जेन जेड से तो मैं तो बहुत सीखता हूं और आप भी सीखते होंगे। उनकी जानकारी का स्तर AI, मशीन लर्निंग और तमाम जो टेक्नोलॉजीज हैं फ्यूचरिस्टिक, मैं तो उनका 1% नहीं जानता हूं। उन बच्चों को आप वर्गला नहीं सकते हैं, उन बच्चों को आप कह नहीं सकते कि आपकी फेरारी, आपकी मर्सिडीज, आपकी रोल्स रॉयस ये कहाँ से आ रही है। और ये शौकीनी आप तो रहे, आपने अपने बेटे को गद्दी नशीन किया, बेटे के बेटे की तैयारी कर रहे हैं आप। तो सबसे पहले तो आप जो वंशवाद कर रहे हैं वो अपदस्थ हो, मतलब बगल में पड़ोसी जो है वो गरीब होता जाए, आपका वैभव संपदा स्विट्जरलैंड जाए, आप सड़क पे आकर के अपनी गाड़ी चमकाएं और इंस्टाग्राम पे रील निपटारें। लोगों को आप जो है व्यंग्यात्मक तरीके से उनके जले पे नमक छिड़कें, ये चलने वाला नहीं है। और यही जेन जेड जिसने नेपाल में सत्ता परिवर्तन किया है, भारत में सुमित वोट के माध्यम से इनको इनकी औकात दिखा देगा। आपने देखा होगा कि इसके पहले बंगाल का हाल आपने देखा, अफगानिस्तान का, श्रीलंका का, उसके बाद अब नेपाल में। तो ये भारत के जो आसपास जो पड़ोसी मुल्क हैं उन सब में इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं, कराई जा रही हैं। तो आप किसको मानते हैं, किसका हाथ इसमें मानते हैं? क्या डीप स्टेट है इस पे? क्योंकि जिस तरीके से लगातार बंगाल की दशा की गई, इसमें मानते हैं कि इसमें अमेरिका का हाथ रहा है। तो क्या नेपाल में जो दशा की गई है इसमें भी क्या अमेरिका का हाथ इसमें आपको नजर आ रहा है? नेपाल की पिछली सरकार सिक्के के 2 पहलू हैं, एक तो थी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी या चीनी लीडरशिप और दूसरी ओली सरकार। कोई अंतर नहीं था। एक तरीके से नेपाल को उन्होंने एक चीन का एक प्रांत बना दिया था। तो जो सत्ता परिवर्तन हुआ ये तो मान के लिए कि चीन के विरोध में है। तो चीन के पक्ष में कौन है? तो चीन के पक्ष में तो कोई नहीं है, लेकिन चीन के प्रबल विरोध में अगर कोई है तो एक ही शक्ति सामने आती है, वो है अमेरिका। अमेरिका में कौन है? CIA। और CIA को ये महारत है कि छोटे मोटे राज्यों में और छोटे मोटे देशों में सत्ता परिवर्तन की उसकी महारत है। और पहले भी 2500 स्टेट्स में उसने सत्ता परिवर्तन कराया है। बांग्लादेश में तो बताया ही जाता कि उनके द्वारा ही ये कार्रवाई कराई गई है। CIA ने भारत में आसानी की कोशिश नहीं की है। आप याद करें, आप तो बच्चे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जी स्वर्गीय ये हमेशा कहती थी द फॉरेन हैंड, लेकिन खुल के नहीं कहा कि फॉरेन हैंड किसका है। फॉरेन हैंड का मतलब ही यही था कि CIA मोल जो बैठा रखे थे, CIA ने रिश्वत दे करके जो कई कैबिनेट मिनिस्टर खरीद रखे थे, CIA ने तब भी कोशिश किया, तब भी मुंह की खाई। आज संभावना नहीं है जागे हुए भारत में, तो नेपाल वगैरह में जाकर के कुछ अपने बेस बना लेना, नेपाल में जाकर कर लेना, और इसकी प्रबल संभावना है। अब भारत और अमेरिका का जो रिश्ता है तो आपको पता ही है, सब पूरी दुनिया को पता है किस दिशा में जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि अमेरिका अब फिर से जो है वो भारत में, जैसे आपने बताया कि पहले भी ट्राई कर चुका है, अब क्या फिर से ट्राई करने की कोशिश करेगा कि भारत में भी ऐसा तख्ता पलट हो? क्योंकि जो है लगातार जो है विवाद वो बढ़ते जा रहा है और लगातार जो है वो आरोप प्रत्यारोप भी शुरू है अमेरिका और भारत के बीच में। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ किया जाएगा भारत के साथ में, और क्या भारत उसके साथ निपटने के लिए तैयार है पूरी मामलों को लेकर? एक साहब है भारत में जो एटम बम और हाइड्रोजन बम गिरा रहे हैं, वो समझते थे कि भगवान जाने कौन सा जलजला आ जाएगा। तो सुतली बम भी नहीं रहा, अभी हाइड्रोजन बम शायद बाकी है, मैं तो पढ़ता भी नहीं हूँ, लेकिन सुना है कि वो
फुसफुसा बम एक हो चुका है, अब एक बड़े बम की तैयारी हो रही, तो वो भी सुतली बम के चलो पटकौआ हो जाएगा। अमेरिका ने सोचा कि जिस वक्त हम 25% टैरिफ बढ़ा देंगे तो पूरा आकर के आरती का थाल लेकर के मोदी जी पहुंच जाएंगे। फिर जब 50% लगाया टैरिफ, समझा कि भारत अब तबाह हो जाएगा। लोग कह देंगे हे ट्रंप नारायण, अब हमारे ऊपर PL 480 पहले दिया था, अब कुछ तो कर दो, कुछ तो हमारे ऊपर दया कर दो, दया की भीख। उनको क्या मालूम था कि उनके ऐसी मियाँ की जूती मियाँ के सर पड़ेगी, ये भूल जाएंगे औकात। अभी तो उनके किसी जो है बहुत बड़े वेल विशर का हत्या हुई है, तो ट्रंप साहब अपनी और अमेरिका की खैर मना लें। वो भारत जो 1971 में था, जब उन्होंने 7th फ्लीट भेजी थी, जब भारत तैयार नहीं था, तो हमारे बाबू जगजीवन राम ने क्या कहा था, आप 7वां नहीं 70वां बेड़ा भी भेज दें, हम डुबो देंगे। ये 71 में कहा था। आज 55-54 साल बाद आज उन्होंने कोई दुस्साहस किया। हमें कोई जरूरत ही नहीं। आपने तो कहा था कि जब 50% हो जाएगी, हम तो कहते हैं आप 100% लगा दीजिए। आपकी हिंदुस्तान की इतनी बड़ी मार्केट है, उसके बिना अमेरिका नहीं रहेगा। आज आपने अपनी दुर्गत को वैसे भी दावत दे दी है कि आपकी मल्टीनेशनल का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जा रहा है। आपने जो उनका हाथ उमेट करके कि एप्पल फ़ोन कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा, आपने जो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर ये बंदिशें लगाई हैं, आपने और जो तमाम आपकी जो टॉप इंडस्ट्री है उनके ऊपर जो आपने निवेश करने की ज़बरदस्ती की है, इंडस्ट्री ऐसे नहीं चलती है। ये कम्युनिस्ट रूस में चलती थी, USSR में, कम्युनिस्ट चाइना में तब चलती थी जब माओ सेतुंग थे। आज तो कम्युनिस्ट देशों में इतना अत्याचार अनाचार नहीं होता है, इतनी जोर जबरदस्ती नहीं होती है। लेकिन ट्रंप जी समझते हैं कि वो अपने कानून में अपने ही हैं। मैं तो कहूँगा ये जो ट्रंप टावर वगैरह यहाँ बन रहा है, कहाँ, नोएडा में और भारत में, इनसे भी कहते कि हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे 200%। 200%। और जो खरीदेगा, भाई हमने सुना यहाँ पर जो सबसे सस्ता ट्रंप टावर में फ्लैट है वो 12 करोड़ का है। आप बन जाने दें, उसके बाद कहते कि इस पर हम 200% लगाएंगे, ये 12 करोड़ का फ्लैट आपको मिलेगा 50 करोड़ में। और जब लाचिरागी हो जाएगी, वीरानी में आ जाएगा, तो ट्रंप जी को आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। लेकिन इसके लिए ताकत चाहिए ना। अब राहुल गांधी इससे आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि मोदी जी ट्रंप से डर गए हैं। तो क्या लग रहा है कि ट्रंप से मोदी जी डरे हुए हैं और ऐसा कुछ काम कर सकते हैं मोदी जी? ये राजनीति के मित्रों को मेरा प्रणाम। जो डरा हुआ आदमी होती है उसकी भाव भंगिमा, उसकी बोलचाल बिल्कुल अलग होती है। और जो भय से नहीं निर्भय हो और अभय हो, उसकी भाव भंगिमा, उसकी बोलचाल बिल्कुल अलग होती। क्या मोदी जी ने माफ़ीनामा मांगा? क्या मोदी जी ने दया की भीख मांगी? क्या मोदी ने कहा कि हे ट्रंप जी तुम्हें माता च पिता कहा? बिल्कुल नहीं कहा। जागा हुआ भारत का एक सफल नेतृत्व है, सफल नेता है, लोकप्रिय नेता है, और भारत में नहीं विश्व में उनकी एक कीर्ति और एक यशोगाथा है। आज उन्होंने दिखा दिया कि तुम्हारी गुंडागर्दी ट्रंप जी चलने वाली नहीं है। और सवाल ये उठता है कि माननीय श्री राहुल गांधी जी जो फरमा रहे हैं, तो जिसने चाबी सैम पिट्रोडा जितनी चाबी भरेगा, जिस दिशा में भरेगा, हवा वैसे ही निकलेगी। जो डायलॉग वो बोलते हैं कि तुम्हारी जात क्या है, तुम वहां भी कहते ब्राह्मणवाद, अब यहां भी कहते ब्राह्मणवाद। तुम कौन सा वाद फैला रहे, देश को समाज में जातीयता में, सांप्रदायिकता में बांट रहे हो। तो वो तो वही कर रहे हैं जो अमेरिका का जो डीप स्टेट है, सोरोस का एजेंडा चला रहे हो। सोरोस, सैम पिट्रोदा और तुम्हारा एजेंडा। तो ये तो लाइन बिल्कुल साफ है। आप इतने प्रबुद्ध पत्रकार हैं सुमित जी, आपको समझ लेना चाहिए कि लाइनें लिख रहा है सोरोस, दे रहा है सैम पिट्रोदा को, पढ़ रहे हैं हमारे युवराज साहब। तो अब जो नेपाल में हुआ, उसके अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नेपाल का जो तख्ता पलट हुआ, अब सरकार नहीं बन रही है वहाँ पर, तो भारत के रिश्ते को लेकर कैसा होगा? क्योंकि बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार आ रही है अब। और जो वहाँ पर जेंजी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर देखा जा रहा था कि मोदी और योगी का पोस्टर भी लेके कुछ घूम रहे थे, है ना। तो भारत के रिश्ते को लेकर कैसा कर रहा है, भारत के परिप्रेक्ष्य में कैसा हुआ है जो तख्ता पलट हुआ है? नेपाल के DNA में सनातन और हिंदुत्व है। गोरखा का मतलब क्या होता है? गोरक्षा। गोरक्षा के माने सनातन, सनातन का मतलब गोरखा, गोरखा का मतलब नेपाल। तो बात तो यही समाप्त हो गई। कुछ बुद्धिजीवी तथा कथित छदम धर्मनिरपेक्ष लोग, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो स्वार्थी लोग हैं। अपना स्वार्थ उनको दिखाते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं विच साइड ऑफ द ब्रेड हैज द बटर। तो जो मक्खन वाला पोर्शन है वो हम काट के अलग कर लेते हैं। आवरण ये होता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्ष के आवरण में अगर हमें पद, सत्ता और धन, वैभव मिल जाए तो बुराई क्या है? ये बात दूसरी है कि उसके चक्कर में तुम खुद भी मिट गए। वो ऐसी मशाल लेके चले कि जो रोशनी थी वो भी खत्म हो गई। ऐसी मशाल लेके चले,
ये सबका वही हाल होता छदम। जहनी ईमानदारी, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी दिखाइए। सबका सबके साथ स्थान है, और जो सनातन के साथ नहीं रह सकता वो किसी के साथ नहीं रह सकता। मैं मोटी बात बता रहा हूँ, जो सनातन के साथ नहीं रह सकता वो कहीं रह सकता है। भारत में तो सबको गुजारा हो जाता है, किसी और जगह बता दीजिए, कहीं जा करके आप रह करके दिखा दीजिए। और जो सेकुलरिज्म की बात यहाँ कर रहे हैं वो अफगानिस्तान, सीरिया जाके दिखा दें, हमें गाजा जाके दिखा दें, वो वहाँ कोई नहीं जाएगा। बातें 9 लाख की उनकी सुन लीजिए। धर्मनिरपेक्षता तो मन, कर्म और वचन से होता है। और जो बातें आपने बताई हैं वो बिल्कुल सही है कि हमारे नेतृत्व को हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और से काम नहीं चलेगा। आप जो कह रहे हैं उसको करके दिखाई, वो आपके अंदर बस नहीं है। नेतृत्व को कैसे हम हल्का करें, नेतृत्व को कैसे हम कमज़ोर करें, हम देश का नेतृत्व का मनोबल कैसे गिराएं। और यहाँ ऐसी हल्की बातें कर देना कि जब नेता भागेंगे, तो शायद एक कटाक्ष था कि जो साड़ी पहन करके भागेंगे उनको बहुत कठिनाई होगी, तो उनको तो छोड़ दीजिए, उनको भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मन कर्म से वो निहायत ईमानदार नेता हैं। हाँ, आपको ज़रूर दिक्कत आएगी क्योंकि आपकी उम्र हो गई है और आप में दौड़ने का सामर्थ्य नहीं है। आप जब दौड़ेंगे, दौड़ा के बहुत जल्दी जनता आपको गिरा करके जुतियाएगी बेभाव। भारत और नेपाल का रिश्ता तो आपने बता ही दिया, लेकिन क्या कहना चाहोगे कि फ्यूचर में भारत को क्या स्टेप लेना चाहिए नेपाल के साथ में? कुछ सीमा का विवाद भी चल रहा है नेपाल और भारत के बीच में, तो भारत को अब क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? सुनो, गोरखा रेजिमेंट भारत की फौज की शान है। गोरखा सिपाही हमारे पुलिस फोर्स में, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस में हो, चाहे पश्चिम बंगाल पुलिस में हो, चाहे फौज में हो, भारत के गौरव हैं। और उनके ऊपर जो हम लोग विश्वास कर सकते हैं, शायद मुझको अपने आप पे उतना विश्वास नहीं होगा जितना हमें गोरखा सिपाहियों के ऊपर होगा, गोरखा ऑफिसर्स के ऊपर होगा। आयो गोरखाली, जहाँ आयो गोरखाली चलने बना तो पाकिस्तान वाले जो हैं पतलून गंदी हो जाती है उनकी। और जो सीमा विवाद आपने कहा कि उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा है लगभग 600 किलोमीटर, पूरी इंडो नेपाल सीमा है 1751 किलोमीटर। वहाँ पर ISI के अड्डे जो बने हैं, पहला काम भारत को चाहिए कि नाजायज़ मदरसे, नाजायज़ मस्जिदें जो बनी हैं उनको ढहवाएं, बुलडोज़र चलवाएं। वहाँ पर तो आपकी बिरादरी का कोई था ही नहीं। तो जो तरीका होता है, पहले ज़मीन पे जा कर के 4 एकाध मज़ार वज़ार बनाओ, फिर एकाध झोपड़ी बनाओ, और कोई ना बोले तो उसके बाद 100-200 बांग्लादेशियों को ला करके बसा दो। फिर उसके बाद वोटर कार्ड दिलवा दो उनको। फिर उसके बाद कह दो कि यहाँ पानी की टंकी और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और उसके बाद प्राइमरी स्कूल बनवा दो। उसके बाद नाम रख दो उसका मुशर्रफ नगर। तो इस तरीके के मुशफ्फर नगर, अय्यूम नगर, कयूम नगर, जो बॉर्डर पे इनको सबको करे ख़त्म। एक चीज़ और, जो पाकिस्तान की मदद से हबीब बैंक और नेपाल का राष्ट्रीय बैंक से मिल करके एक हिमालयन बैंक बना है, और हिमालयन बैंक की सारी शाखाएं इंडो नेपाल बॉर्डर पे बनी हुई हैं, वो उनको सबको करें। क्योंकि हिमालयन बैंक का अभिप्राय केवल यही था कि जो पाकिस्तान नकली नोट छापता है बहावलपुर में, उनको हिमालयन बैंक के जरिए भारत में आधे दाम पर अंदर भेजे। और जो सीमा का विवाद है, सीमा का विवाद बिल्कुल सुलझाया जा सकता है। और जो इसमें समझौता हुआ है, मुझे याद आ रहा है कि 1815 में जो समझौता था उसके अनुरूप, और नहीं तो भारत को, तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया नेपाली भाषा में किया। और उसके पहले भी जब प्रधानमंत्री जी पहले टर्म में इलेक्ट हुए थे, तो जब गए थे नेपाल, तो उनके सांसदों को नेपाली में संबोधित किया था, और कितनी प्रशंसा हुई थी, आप वीडियो निकाल के देख सकते हैं। तो अपने ये नेपाली हमारे, नेपाल और नेपाल हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। और दोनों भाई अगर उदारता से वार्ता करेंगे तो ऐसा कोई बिंदु मेरी समझ में नहीं है जिसका कि समाधान ना हो। आखिरी में आप जो हमारे देश के जिंजी हैं उनको क्या कहना चाहोगे, क्या कुछ कहना बताना चाहोगे? वो हमारे बच्चे हैं, किसी के भ्रम में, किसी के भटकाव में ना आना। बच्चों, तुम जानते हो, तुमसे हमारे जो जनरेशन के लोग हैं तुमसे बहुत सीखते हैं, लेकिन तुम्हें भटकाने के लिए, क्योंकि तुम वो नई शक्ति, नई ताकत हो, तुम्हारे अंदर जो सामर्थ्य है, बौद्धिक, आर्थिक और वोट की शक्ति, उसको लोग लूटना चाहते हैं और उसको तमाम भ्रम की स्थिति दे रहे हैं। वोट की चोरी हो रही है। आज के तुम खुद जानो, तुम तो IT के पढ़े लिखे हो बच्चों, क्या आज चोरी संभव है? डकैती बंद हो गई, रॉबरी करीब करीब बंद हो गई, पुलिस केवल साइबर क्राइम पे आ गई है। और जिस तरीके की भ्रम की स्थिति की एक ही झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो अर्ध सत्य हो जाता है, और अगर 10,000 बार बोला जाए या 1,00,000 बार बोला जाए तो प्रतीत होता है कि कुछ सच्चाई उसमें। तो इनकी भ्रम और भ्रामक बातों में ना आओ। ये सब विदेशी प्रोपेगेंडा स्वार्थ सिद्धि के लिए तुम्हें वर्गला रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि इनको मुंह तोड़ जवाब भारत का Gen Z उत्तर दे।
थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। थैंक यू तो हमारे साथ में विक्रम सर मौजूद थे। हर सवाल का इन्होंने बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया, और आप भी कमेंट करके बताएं कि ये इंटरव्यू कैसा लगा, इससे क्या आपको सीखने मिला, और भारत और पाकिस्तान के रिश्ते के बीच में आप क्या कहना चाहते हो, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।